भारत की राजधानी दिल्ली में देश की जानी-मानी संस्था दस्तक एनजीओ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में जल्दी ही लोगों का आना शुरू हो गया था और लगभग हॉल भी धीरे-धीरे आने वाले लोगों से भर चुका था। कार्यक्रम की शुरुआत में आप देख पा रहे हैं कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम का शुरुआत होने की। इसी बीच दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और सभी ने मिलकर बाबा साहब की तस्वीर के आगे दीप जलाए। इसके उपरांत हॉल में बैठे तमाम लोगों को, विशिष्ट मेहमानों को तीसरण और पेंसिल ग्रहण कराया गया। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से 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 भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरण पेंसिल के बाद वहां आए हुए तमाम बच्चियों ने वंदे मातरम गीत गाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सभी ने मिलकर वंदे मातरम गीत गाया। वंदे मातरम गीत के बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का एक एक करके मंच पर स्वागत किया गया। इसके बाद एनजीओ दस्तक के प्रेसिडेंट एनके सेंथ साहब ने यानी कि नरेंद्र जी ने पूरी जानकारी दी दस्तक के बारे में लोगों को। वहाँ जितने बच्चे थे या विशिष्ट मेहमान थे या तमाम गेस्ट आए हुए थे उनके बारे में दस्तक के क्रियाकलापों की पूरी जानकारी दी। दस्तक क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, इसकी पूरी जानकारी दी। इसके अलावा अन्य और लोगों का भी मंच से स्वागत किया गया। हर साल की तरह इस साल भी मंच से उन बच्चों के नाम अनाउंस किए गए जिन बच्चों को दस्तक की ओर से उनकी फीस जमा की जाएगी और उनको फ्री की कोचिंग और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके उपरांत मंच पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया।
पुस्तक विमोचन के बाद मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मेहरा व जीवन न्यौछावर करने वाले महापुरुष के लिए विनोद जब गोयल जी हम आज ने मन इकट्ठा से हुए बाबा हैं, साहब को लेकर मैं आप अपने अपने सबका विचार साझा बहुत किए। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपका आह्वान करता हूं कि हम 3 बार जय भीम का नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने जीने की कोशिश करी है। मेरे साथ प्रोफेसर अनु भी आई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ प्रोफेसर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये जो समय है 21वीं शताब्दी में, आप देख रहे हैं चारों तरफ जो बड़ी मुश्किल का समय है, तो इस समय बाबा साहब का नाम लेना और भी आवश्यक है। सारे देश दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। सब लोग बाबा साहब के चिंतन को देख के उससे ऊर्जा लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम अब हम सोच रहे, मुझे लगता है कि मैं पहली बात इस तरह से करना चाहूंगा कि बाबा साहब बचपन से, जैसे हम जिसको कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, है ना, जब हम कहते थे कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, पहले से ही एक रोशनी आई थी जब बाबा साहब ने अपना जीवन, वो जब बचपन में स्कूल में आपको पता है जो महू जगह है आज के मध्य प्रदेश में, महू का मतलब बनता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। जब वो पैदा होते हैं 1891 में 14 अप्रैल को, एक अजीब सी घटनाएं होने शुरू हुई। वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि जो कुशाग्र बुद्धि होती है, बहुत चिंतनशील, क्लास में जाना है तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, जो भी चीज वो करते थे, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो या संगीत हो, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक्टिव किड थे बचपन से। और उनके घर में जैसे चारों तरफ माहौल भी ऐसा था, पर जब बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे तो उनको बहुत सारे लोग टोकते थे, तुम अपने आराम से रहो। उनकी माता जी भी एक बार कहती है कि तुम ज्यादा एक्टिव मत रहा करो, अपने घर में ही रहा। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा एक ऐसी बात आई कि हम छोटे लोग हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये कैसे, क्यों कहते हो आप? उन्होंने कहा नहीं, कुछ जगहों पे लिखा हुआ, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि हमारा उतना बड़ा स्थान नहीं है। बाबा साहब उस समय, मुझे बचपन से ये महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब उस समय कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला, अगर मेरा बस चला, तो मैं एक दिन ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सब लोग बराबर हो जाएंगे। और बाबा साहब ने वो किताब लिखी भी। जब हम 1947 में आजाद होकर, माय डियर फ्रेंड्स और जो युवा बच्चे हैं, आपको मैं बताऊं कि 1947 में जब हम आजाद हो रहे थे तो एक खुशी का समय था, और एक साथ साथ एक बहुत बड़ा संकट भी आ गया था, क्योंकि साथ ही देश का बंटवारा हुआ। एक विभाजन, विभीषिका ने हमें घेर लिया था। और आप देखेंगे कि अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं देश विदेश के, तो बहुत सारे लोग बड़े असमंजस से, बड़े शंका से देख रहे थे कि ये देश जो है अपनी आजादी को बचा पाएगा कि नहीं। ये जो प्रिंसली स्टेट्स का जो एक जोड़ के हमारा देश बना था, ये जो रियासतों का एक संगम था, क्या ये हम इसको बचा पाएंगे? एडिटोरियल्स में बार बार आता है शायद ये बहुत जल्दी बिखराव हो जाएगा। पर ये बाबा साहब की जो संविधान निर्माता की तरह से हम मानते हैं, चीफ आर्किटेक्ट हम बोलते हैं, उसमें जो संविधान सभा थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने 2 साल, जो हम 17 महीने और 11 दिन, एक तरह से 3 साल की जो अथक मेहनत थी, तो उन्होंने एक ऐसी बुनियाद दी हमारे देश को कि हम आज जो है, आज हम 75 साल हुए हैं, अब हम 100 साल की तरफ देख रहे हैं। वो सपना जो है, वो जो हम आज 100 साल की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो बोधिसत्व परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से ही। में एक दस्तक से कई साल पहले हम जुड़ गए थे, तो हम उसको करते हैं। वैसे दिल्ली में एक सम विकास भी है, एक उत्साह नाम की संस्था है, और एक सोन सिंह जी के गांव में जाते हैं तो वहां पर भी 2 कार्यक्रम ऐसे ही चलाते हैं। जहां तक बात डॉक्टर अम्बेडकर जी की है, जो मेहरा साहब ने बता दिया, उसके आगे कोई टिप्पणी तो करनी नहीं। लेकिन जो ये संत जी ने नाम रखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले दस्तक सोचा या डॉक्टर अम्बेडकर सोसाइटी फॉर
थॉट, एक्शन एंड कॉन्शियसनेस सोचा? ये मुझे बताएंगे। पहले दस्तक सोचा या पहले पूरा नाम सोचा और इंसिडेंटली हो गया, फिर वो दस्तक बन गया? देखो कितनी अच्छी बात है। अब पहला जो शब्द है, अम्बेडकर जी ने कहा कि एजुकेशन लो, तो इनमें थॉट, एक्शन और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ सोच समझकर, जानबूझकर, अपने होशो हवास में। आपने इसके उपरांत मंच से नरेंद्र कुमार सेंट जी की धर्मपत्नी का भी स्वागत किया गया। स्वागत के बाद नरेंद्र जी ने विस्तार से दस्तक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी फॉर थॉट्स, एक्शन एंड कॉन्शियसनेस। दस्तक बाबा साहब के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन्हीं 3 बातों को लेकर के दस्तक शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि सभी को शिक्षा होनी चाहिए, उसमें महिलाओं का भी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बिना महिलाओं के आगे बढ़ने के कोई भी देश या कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बाबा साहब दस्तक ने बाबा साहब की ये बात को स्वीकार करते हुए महिलाओं को अर्थात बालिकाओं को फ्री कोचिंग देने का प्रयास किया है। अभी पिछले 26 साल से हम हर वर्ष 30 10वीं क्लास की छात्राओं को फ्री कोचिंग देते हैं। कंप्यूटर सेंटर चलाया है, वहाँ कंप्यूटर देते हैं। और यहाँ से लड़कियाँ जो पढ़ के जब जाती हैं तो एक बहुत अच्छे पदों पर विराजमान हैं, अच्छे पदों पर हैं। एक तो IRS भी बनी है और एक तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनकम टैक्स और इस तरह के डिपार्टमेंट में गए हुए हैं। तो संस्था ने जब मैं यहाँ त्रिलोकपुरी जैसे क्षेत्र में आया था 94 में, तब शिक्षा का माहौल यहाँ बहुत मतलब अच्छा नहीं था, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कई विद्यालयों से मैं जुड़ा तो उन्होंने शिक्षा का प्रयास किया कि उस शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमने आज अगर मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में PTM की जो व्यवस्था चली, वो व्यवस्था हमारे द्वारा शुरू की गई। एक विद्यालय में मैं था तो मैंने कहा कि आप प्राइवेट स्कूल का PTM कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं सर, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो वह नहीं करेंगे, हम मुश्किल काम करने के लिए हम आए हैं। तो आज फिर सरकारों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे काम से आगे बढ़ी हैं। पर हम लोग बाबा साहब के जो उन्होंने हमें सिद्धांत दिए या जो हमें मंत्र दिए उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। को लेकर के देश के लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से अच्छे से अपील करेंगे आप? देखिए, मैं तो एक सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सभी से कि बाबा साहब के बारे में एक धारणा जो बनी हुई है, गलत धारणा जिसे मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब किसी एक समाज के व्यक्ति थे, वो उस धारणा को सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। बाबा साहब किसी समाज के नहीं थे, बाबा साहब पूरे देश के थे, पूरे विश्व के थे। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा बाबा साहब को माना जाता है, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो। अब आप एक और मैं छोटा सा आकलन करना चाहता हूँ आपके सामने कि बाबा साहब को दलितों का मसीहा माना जाता है। दलितों ने भी अपने मसीहा मान लिया। वो भी किसी को अगर बाबा साहब कोई बात करता है, बाबा साहब कहता है अरे ये तो वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, ये वो तो दूसरे आरोप लगा दिए जाते हैं। पर बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। बाबा साहब ने के समय में भी जब बाबा साहब जिस तरह से आज चर्चा हुई, हमारे वक्ता जी ने कहा कि मूक नायक पत्रकार चलाते थे, बाबा साहब बाहर विदेश जब चले गए तो उनके सामने ये सवाल आया कि इसको कैसे चलाया जाएगा, मैं तो बाहर जाऊंगा। तो उन्होंने अपने जितने निकटतम लोग थे उनमें से ब्राह्मण को चुना कि तुम इसको चलाओगे। तो हमें ब्राह्मण से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, हमें ब्राह्मणवाद से नाराजगी होनी चाहिए। और ब्राह्मणवाद कोई ब्राह्मण करेगा ऐसा नहीं है, ब्राह्मणवाद तो कोई भी कर सकता है। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, उसी पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके उपरांत एक शाम बाबा साहब के नाम से म्यूजिकल कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। जीवन अपना बना लिया भारत का संविधान, तेरी जय होगी महान, बना दिया भारत का संविधान।